परवीन के चेहरे पर अनजानी फिक्रों, अंदेशों के साए साफ दिखाई दे रहे थे। हम सारे ज़माने से खुद को छुपा लेते हैं, मगर खुद अपनी दो आंखों से छुप नहीं सकते। आंखें सब कह देती हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। हम गुनाहगार लोग हैं बीबी। हम क्या, हमारी दुआ क्या। जाओ, अपना वक्त ज़ाया ना करो। अपनी सहेली खोकर जिसे पाया है, अब उस खुजाने की हिफाजत करो। मेरी बात से परवीन के अंदर जाने कैसी आंधी उठी कि पल भर में ही उसकी आंखें भीग गई। मुझे पता है साईं जी, आप सब जानते हैं, मगर फिर ये भी तो जानते होंगे कि मैं बेकसूर हूँ। मैं चुप रहा। माहौल और बहस का कितना असर होता है। हम जोगियों फकीरों के हुलिये में इस मज़ार की चौखट पर बैठे ही ना होते और परवीन मेरी ज़ुबान से गुज़िश्ता रोज़ चंद बेद बाओ की बातें ना सुन चुकी होती, तो शायद मुझ जैसे पोसीदा लिबास वाले को रोककर भीख भी ना देती। इंसान सदा से किसी न किसी बैयत, राज या गैब के इल्म का मुतलाशी रहा है। तभी तो इन नजूमियों, हाथ देखने वाले पंडितों का कारोबार खूब फैलता फूलता है। मगर गैब का हाल तो सिर्फ ऊपर वाला जानता है, तो फिर ये नीचे बसने वाले हर वक्त किस खोज में क्यों लगे रहते हैं। परवीन को भी उसके अंदर की खोज वहां दोबारा खींच लाई थी, मगर उसी लम्हे इसकी किसी खास नौकरानी ने इसके कान में आगे बढ़कर कुछ कहा तो वो घबरा कर खड़ी हो गई। क्या कह रही हो नूरा? चौधरी जी, इस वक्त वो तो सुबह सवेरे कचहरी के मुकदमे के लिए निकल गए थे। नूरा फिर कुछ बड़बड़ाई। परवीन ने जल्दी से मेरी तरफ देखा। साईं जी, मेरा घर वाला वापस आ गया है। मेरे बड़े बाग होंगे अगर आप आज शाम मेरी हवेली का फेरा डाल जाओ। देखो, इनकार न करना मेरे दिल पर बड़ा बोझ है। आप तो जानते हो। परवीन जल्दी में नजर चढ़ाकर मज़ार से बाहर चली गई। बख्त खान थोड़े फासले पर बैठा हैरत से ये सारा मामला देख रहा था। ये सब क्या था? ये औरत क्या बोल कर गई है? मैंने गहरी सांस ली। कोई गिरा खोलने आई थी अपनी, मगर मौका नहीं मिला उसे। बख्त खान अभी तक उलझा हुआ था। हाँ, मगर यार, वो तुमको नाराज क्यों देगा? मड़ा, हमको कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपने बोले सीधे दोस्त की तरफ देखा। वो जेल से भागे किसी कैदी से मिलने नहीं आई थी। उसे हमारी हकीकत मालूम हो जाए तो हमें खुद अपने मज़ारियों के हाथ हथकड़ियाँ डलवा कर घसीटते हुए कोतवालों के हवाले कर दे। वो तो हमारे फ़कीरी बहरूप की वजह से हमें कोई अल्लाह वाला जानकर इतनी इज्जत दे रही है। तुम बस ये दुआ करो कि हमें इसकी ज़ुबानी महरों की गुमशुदा डोर का कोई उलझा सिरा मिल जाए। बख्त खान ने गौर से मेरी तरफ देखा। तुम कौन है अब्दुल्ला जाना? तुमको ये सब बातें किसने सिखाया? मैं चुप रहा। उसे क्या बताता कि कभी यही मज़ार दरगाहें मेरी मंजिल का पड़ा हुआ करती थी। कभी मैंने ज़ोहरा को पाने के लिए एक मज़ार की सीढ़ियाँ चढ़ी थीं और फिर मैं ऐसी कई सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। जाने वो अब कैसी होगी, कहाँ होगी, मुझे याद भी करती होगी या। इससे आगे सोचकर मेरा दिल डूब सा गया और फिर मेरे दिल की तकलीद में सूरज ने भी डूबने की तैयारी कर ली। शाम ढलने से पहले बड़ी हवेली से सवारी हमें लेने आ गई, मगर मैंने बग्गी वाले को वापस लौटा दिया। बख्त खान ने हैरत से पूछा, वो बीबी जी के घर नहीं जाएगा क्या? नहीं, फकीर का भला महल्लों से क्या वास्ता। जिसे आना होगा वो खुद चल कर आएगा। और फिर मगरब से पहले ही चौधरी अहमद की बग्गी मज़ार के बड़े दरवाजे पर आकर रुकी और वो भारी कदमों से चलते हुए कुछ ख्वान नौकरों के हाथ उठवाए दरगाह के सहन में हमारे करीब आकर बैठ गया। मैंने परवीन से कहा था कि साईं लोग नहीं आएंगे, मगर फिर भी इसने जाने क्या किया, कुछ तैयार करवा लिया खाने के लिए। मैं आपका खाना यहीं ले आया हूँ। एक एक नवाला चख लेंगे तो खुश हो जाएगी निमाड़ी। मैंने बख्त खान को खाना चखने का इशारा किया और दोनों वाले अहमद के दिलजोई के लिए खुद भी हल्क से नीचे उतार लिए। अहमद बेचैन सा बैठा रहा। साईं, कल आपकी बात अधूरी रह गई थी। हाँ, तुमने भी तो एक कहानी अधूरी छोड़ दी थी। फिर ये फकीर अपनी बात कैसे पूरी करे? अहमद ने बेताबी से मेरे हाथ पकड़कर अपनी आंखों से लगा लिए। बहुत तलाश किया था उसे साईं। कौन सी गली, मोहल्ला, गांव, शहर है जो मैंने नहीं खंगाला, पर वो तो शायद खुद कहीं जाकर छुप गई थी, वरना एक बार पलट कर आवाज तो देती। ऐसी भी क्या मजबूरी हो सकती थी उसे?
लोग तो ये भी कहते हैं कि वो खुद किसी के साथ। अहमद बोलते बोलते चुप हो गया। वो तुमने लोगों की बात पर यकीन करके इसकी तलाशी खत्म कर दी, उसी की सहेली से ब्याह रचाकर आराम से जिंदगी गुजार रहे हो। तुम्हें भला फिर काहे का गम? अहमद ने नजरें झुका ली। उससे ब्याह भी इसीलिए किया कि उसे देखकर मेहरू की याद आती रहे मुझे। कभी दिल का बोझ हल्का करना हो तो कोई तो हो जिससे मैं उसकी बात कर सकूं। परवीन पहले राजी नहीं थी इस रिश्ते के लिए, मेरे इसरार पर ही इसने हामी भरी थी। और साईं मेहरू वापस आ भी जाती तो मेरा इससे रिश्ता नामुमकिन था। हमारे इलाके में जवान लड़की एक रात बाहर गुजार आए तो कोई कबूल नहीं करता उसे। मेहरू को गायब हुए तो महीनों हो चुके थे। अहमद सर झुकाए बता रहा था कि इसके इलाके में किसी से दुश्मनी नहीं थी। शादी की तकरीब के हंगामे में उस रात जाने मेहरू हवेली के पिछले बाग के सन्नाटे में क्यों गई थी, जहाँ दिन के वक्त भी दरख्तों के गहरे साए की वजह से रात का समा रहता है। वहाँ मेहरू को किसने बुलाया था, वो किससे मिलने गई थी, इतनी राजदारी से कि इसने अपनी माँ या सहेली को बताना भी मुनासिब नहीं समझा। और वहाँ कौन था जिसने मेहरू को दोबारा पलटने नहीं दिया, या जिसके साथ मेहरू खुद ही चल पड़ी। इस जैसे जाने कितने सवालात थे जिनका जवाब अहमद कभी तलाश नहीं कर पाया। तभी तो अक्सर इसके दिल में शक का वो जहरीला नाग भन उठाकर खड़ा हो जाता, जो इससे बार बार ये कहता कि मेहरू खुद अपनी मर्जी से किसी के साथ गई है, उसे अगवा नहीं किया गया, वरना इलाके की पुलिस को तो इसका कोई सुराग मिल ही जाता। अहमद ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। अब आप ही बोलो साईं, इसमें मेरी क्या खता है? आपने अल्लाह वाले हो, आपको तो सब पता होगा। अगर उसकी कोई खबर है आपको तो मुझे बताओ, वरना दुआ करो कि मेरे दिल को भी चैन आ जाए। मैंने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, मगर मेरी दुआओं में असर होता तो आज खुद मेरा दिल ऐसा बर्बाद क्यों होता। मोहब्बत करने वालों को दुआओं से भला कब आराम मिलता है। अहमद भी बेचैन और बेकरार सा वहां से उठ गया और जाते जाते एक लम्हे के लिए रुक कर बोला, परवीन भी बहुत बेताब है आपसे मिलने के बाद साईं, उसके लिए भी दुआ कीजिएगा। कल रात से मुसलसल रो रही है, कहती है आपसे मिलकर अपने ना करता गुनाहों की माफ़ी मांगेगी कि उसने अपनी सहेली के हक पर डाका नहीं डाला। ये सब हम तीनों के मुकद्दर में लिखा था। हम इंसान कितनी आसानी से अपनी हर कमज़ोरी, खामी, ऐब मुकद्दर के खाते में डालकर खुद को बरी ज़िम्मा करार देते हैं। अहमद पलट कर जाने लगा तो मैंने पीछे से आवाज़ दी, कल शाम हम यहाँ से कूच कर जाएंगे। अपनी घर वाली से कहना कि जाने वाले पलट कर नहीं आते, अलबत्ता उनकी याद पलट पलट कर हमारे सिले हुए जख्म उधेड़ने चली आती है। गाँव का मरहम तो मिल जाता है ज़माने में, मगर याद का कोई मरहम नहीं होता। अहमद चंद लम्हों के लिए साकित खड़ा सोचता रहा और फिर तेज तेज कदम उठाता वहां से चला गया। रात हुजरे में बख्त खान से मुलाकात हुई तो मैं उलझा सा बैठा था, मगर चुप रहा। कभी कभी फैसले किसी और के हाथ में दे देने ही में नजाहत होती है। अगली सुबह सूरज निकलते ही परवीन के खास खादमा नूरा उजलत में हड़बड़ाई हुई सी मज़ार की दहलीज पर खड़ी मिली। तुसी जा रहे हो साईं जी? मालकन ने दरख्वास्त की है कि उनसे मिलकर जाएं, वरना इन्हें सारी हयाती पछतावा रहेगा। मैंने अहमद की ज़बानी परवीन तक अपने जाने की खबर इसलिए पहुंचाई थी कि उसके अंदर की घुटन उसे अपने मन का हर राज उगल देने पर मजबूर कर दे। और फिर उसी शाम वो सर झुकाए मेरे सामने खड़ी थी। सूरज असर के बाद मज़ार के मंडीरों को आखिरी सलामी दे रहा था। आज शायद वो अपने शोहर से यहाँ आने की इजाज़त लेकर आई थी, इसलिए इसके अंदर में कोई उजलत नहीं थी, लेकिन लब थे कि बस कप कपा कर रह जाते, जैसे इसके अंदर की शदीद कश्मकश उसे कुछ कहने से रोक रही हो। आखिरकार एक लंबा सांस लेकर इसने एक ही झटके में सारा बोझ दिल से उतार दिया। मेहरू मेरी ही वजह से अगवा हुई थी साईं जी, उसे उठाने वाला उसे नहीं, मुझे लेने वहाँ आया था। मेहरू को मेरे किए की सज़ा मिली साईं जी। मैं जानती हूँ आपको सब पता है, मगर जाने किस मसलिहत के तहत आपने मेरे घर वाले के सामने मेरा राज फाश नहीं किया। परवीन अपने अंदर के नासूर बनते जख्म दिखाते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। मैं अभी तक सकते में खड़ा था, वो बात जो आज तक उसकी जुबान तक नहीं आई थी, जिसकी खोज में उसका शौहर, इलाके की पुलिस और मेहरू के घर वालों
दोस्तों रश्ते दारों दर बदर भटकते रहे, ख्वार होते रहे। आज वो पछतावा उसके एक अनजान फकीर जोगी के सामने खोल कर रख दिया। जाने किस उम्मीद पर, किस आस में जाने किस उम्मीद पर, किस आस में, शायद हर गुनाह, हर पछतावे, हर कसक, हर राज को किसी न किसी झरोखे, दरीचे, खिड़की, रोशनदान की ज़रूरत होती है। ज़ईफ़ुल एतक़ाद लोग अपने अंदर की कोटा निकालने के लिए कभी किसी आशना तो कभी किसी मंदिर, मस्जिद या मज़ार की चौखट पर मुझसे जैसे फ़कीर जोगियों के सामने जाकर दिल की ये खिड़की खोल देते हैं। परवीन बोलती रही और मेरे ज़हन में आंधियां से चलती रहीं। परवीन और मेहरू बचपन की दो दुपट्टा बदल सहेलियां थीं, वो जिनकी सांस की डोर एक दो दूजे से बंधी थी। पल भर के लिए पहली अगर दूसरी की नज़रों से ओझल हो जाती तो दोनों का दम अटक जाता। प्राइमरी से हाई स्कूल और फिर गांव से परे लड़कियों के इकलौते कॉलेज तक दोनों हम जमात भी थी। मेहरू के मजाज में संजीदगी और बुर्दबारी थी, जबकि परवीन आफत की परकाला। यूं लगता जैसे उसकी रग रग में पारा भरा हो। मेहरू के लाख समझाने के बावजूद वो अपनी शौकियों शरारतों से बाज नहीं आती थी। कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते तो इसकी बेबाक अदाओं पर गांव के कई नौजवान भी आहें भरने लगे थे। दोनों सुबह एक ही तांगे पर कॉलेज के लिए घर से निकला करती, और जब उनका तांगा मुख्तलिफ खेतों खलिहानों के दरमियान बनी पगडंडियों से होता, कच्ची ईंट वाली सड़क तक पहुंचता, तब तक आसपास खेतों में काम करते कहीं गबरू या छत्तू की मंडीर पर अंगड़ाइयां लेते कायलों को बहनों के कॉलेज जाने की इत्तला हो चुकी होती। तब कोई साइकिल की हवा भरने के बहाने तो कोई सुबह की वर्जिश की डंड बैठक पेलते किन आँखियों से परवीन की एक झलक देखने की खातिर इसकी राह में किसी दरख्त टेले या पगडंडियों पर बजाय लापरवाह खड़ा नजर आता, और परवीन सभी को यूं ही नजर भर कर देखती कि फिर अगले कई दिन वो बेचारा किसी बिस्मिल की तरह तड़पता रहता, जबकि सिमटाई और घबराई सी मेहरू की जान पर बनी रहती कि कहीं कोई देख न ले या इन्हें आशिकों में से कोई कदम बढ़ाकर परवीन की राह में न रोक ले। मगर बरा परवीन की इन बातों को की क्या फिक्र थी। वो तो इन जैसे नामुराद आशिकों की हालत पर दिल खोल कर कह के लगाती। कई बार मेहरू ने परवीन की इन्हीं हरकतों पर कतई ताल्लुक की धमकी भी दी और घर में रूठ कर बैठ गई कि अब कभी परवीन की सूरत भी नहीं देखेगी। मगर परवीन भला अपनी दिल जानी सहेली को कब रूठने देती थी। अगली शाम ही वो मेहरू के घर के सहन में अपना दुपट्टा डालकर बाकायदा हड़ताल पर बैठ जाती कि जब तक मेहरू इसे माफ़ करके गले नहीं लगाएगी तब तक वो यूं ही बैठी रहेगी, और फिर मेहरू का दिल भी पसीजने में ज़्यादा वक्त नहीं लेता था। वो रोते हुए परवीन के गले लग जाती और हर बार की तरह परवीन के झूठे वादों पर यकीन करके उसे माफ़ कर देती। चंद दिन परवीन मेहरू की खातिर सुधरी रहती, मगर फिर वही दिल लगी जहाँ किसी मन चले ने राह चलते सीटी मारी या फिर आ भर कर कोई शेर पड़ा, वहाँ पीनों की रगे उल्फत जाग उठती। रोमान परवरी सिर्फ मर्द ही का तो शेवा नहीं, औरत भी रोमान परवर हो सकती है। मगर परवीन की शरारत आवारगी न थी। मेहरू जानती थी कि उसकी सहेली अंदर से बहुत मासूम है, हाँ, मगर कुदरत ने उसकी नसों में जिंदगी आम लोगों से औसतन कुछ ज्यादा ही भर दी थी। तभी वो वक्त की रगों से हर लम्हे ढेरों लुत्फ निचोड़ लेना चाहती थी। लेकिन अगर किसी पसमानदा गांव कस्बे में एक लड़की की हंसी बेबाक नजर के फसाने आम होने लगे तो फिर परवानों के झुंड शम्मा के गिर्द मंडलाने ही लगते हैं, और कुछ परवाने सिर्फ शम्मा की लौ पर जलकर भस्म होने के लिए पैदा नहीं होते, वो खुद भी जलते हैं और साथ दीप के शोले को भी खाकस्तर कर देते हैं। बाला भी एक ऐसा ही खुदकुश परवाना था। दूसरे गांव के नंबरदार का बेटा चौधरी इकबाल उर्फ बाला, जिसने इत्तफाकन उस रोज किसी काम से शहर की तरफ जाते हुए शॉर्टकट के चक्कर में अपनी पुरानी विलेज जीप परवीन के कॉलेज के रास्ते में पड़ते खेत की कच्ची सड़क पर डाल दी। तभी सामने से जाते तांगे की पिछली सीट पर बैठी सयाह चादर में लिपटी दो लड़कियों में से एक ने बाले की जीप
और टोर देखकर उन अँखियों से शरारतन अपनी सहेली की तरफ देखा। और ज़ोर बाले का दिल भी ढेर सारी चूड़ियों की खनक जैसी वो हंसी सुनकर माही बेआब की तरह जोर से तड़पा और फिर कभी ठंडा न हो पाया। कौन थी वो जो बाले की जिसामत, रोहब और सुर्ख आंखें देखकर बाकी तमाम लड़कियों की तरह दुबक जाने के बजाय उसकी आंखों में आंखें डालकर न सिर्फ जोर से हंसी थी, बल्कि नजरों नजरों में बाले की शानदार सवारी को सराह भी गई थी। बाला अपने सारे काम भूल कर कड़ी शिकर दोपहर तक उस बलखाती सड़क पर जमा खड़ा इस तांगे वाली की वापसी का इंतजार करता रहा, जो खुद उसके अपने मिजाज के भी खिलाफ थी, क्योंकि उसके अपने गांव में हर दूसरी लड़की ये बात जानती थी या भुगत चुकी थी कि बाला गली गली मंडलाने वाला एक आवारा बंवारा है, जैसे कहीं टिक कर बैठना रास ही नहीं था। सुबह एक फूल तो शाम दूसरी डाली, मगर जाने परवीन की एक मचलती शरारत भरी नज़र ने उस पर ऐसा क्या जादू किया कि फिर वो उसी रास्ते का होकर रह गया जो परवीन के कॉलेज की तरफ जाता था। मेरू के लाख मना करने के बावजूद बीनो अपनी दिल लगी से बाज न आई और रास्ते में खड़े बाले की एक ठंडी आग के जवाब में 2 बार लंबी आहें भरती और बाले की हैरत और बौखलाहट पर खूब कह के लगाती रहती। बाले की आतिशी शौक भड़क उठी थी और अब वो किसी भी हाल में परवीन से तन्हाई में मिलना चाहता था। परवीन उसे टालती और न मिलने के बहाने तराशती, इतना कि वो बेचैन हुआ जाता। दोनों में रुक्केबाजी शुरू हो गई और बाले ने सोने की अंगूठियां, मुंदरियां वगैरह यक के बाद दिखती परवीन को तोहफे की शक्ल में भेजनी शुरू कर दी। उन्हीं दिनों दूसरे गांव की किसी लड़की की ज़बानी बाले और पटवारी की बेटी की गुज़श्ता दास्तान इश्क कॉलेज में फैली तो परवीन का माथा ठनका कि इस बार इसका पाला किसी आम आशिक से नहीं, बल्कि एक नामी ग्रामी लोफर आवारा से पड़ा है। मेरू ने भी परवीन को खूब खरी खरी सुनाई और हुक्म दिया कि फौरन बाले की तमाम तहाइफ और सौगातें वापस लौटाकर हमेशा के लिए कतई ताल्लुकी का ऐलान कर दे, मगर अब बाला क्यों कर पीछे हटने को तैयार होता। उसने तो एक तूफान खड़ा कर दिया और परवीन को साफ धमकी दे दी कि अगर परवीन बाले की मुकर्ररा जगह पर मिलने ना आई तो वो सारे इलाके में परवीन को बदनाम करके रख देगा। परवीन के खत अभी उसकी तहवील में उतरती नजर नहीं आ रही थी। उन्हीं दिनों मेरू के लिए अहमद का रिश्ता आ गया और साथ ही मेरू और इसके घर वालों ने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी। परवीन बाले की धमकियों की वजह से बहुत परेशान अफसरदा रहने लगी थी। मेरू से अपनी सहेली की परेशानी देखी न गई, जिसने परवीन को रुखसती से हफ्ता भर पहले ही अपने घर ठहरने के लिए बुला लिया, मगर उन्हें क्या खबर थी कि वो कमबख्त बाला वहाँ भी परवीन की खोज में आ पहुँचेगा। परवीन मेरू की हवेली के बाहर बाले को अपने आवारा दोस्तों के साथ मंडलाते देखकर बहुत डर गई। उसने बाला को पैगाम भिजवाया कि वो यहाँ किसी शरीफ घराने की मेहमान है, लिहाजा बाला यहाँ उसकी रुसवाई का सामान न करे। जवाब में बाले ने इस शर्त पर रजामंदी जाहिर की कि अगर परवीन यहीं कहीं मौका देखकर बाले से बस एक आखिरी मुलाकात कर ले तो वो परवीन के खत इसे वापस लौटा देगा और अपने तहाइफ भी वापस ले लेगा। परवीन ने मजबूरन हाँ कर दी, क्योंकि वो मेहरू के शगन और मायूं के दिनों में कोई बदमज़गी या परेशानी पैदा नहीं करना चाहती थी। बाले ने मेहरू की हवेली के पीछे की वीरान और जाड़ बाग को मुलाकात की जगह मुकर्रर किया और मेहंदी वाली रात का वक्त भी तय हो गया। मगर जब परवीन ने मेहरू को बताया तो इसने सख्ती से परवीन को बाले से मिलने से मना किया। परवीन मेहरू के सामने रो पड़ी कि अगर वो न गई तो बाला उसे सारे गांव में रुस्वा कर देगा और परवीन का बीमार बूढ़ा बाप ये बदनामी सह नहीं पाएगा। तब मेहरू ने एक अजीब फैसला किया कि परवीन की चीज़ें लेने वो खुद बाले के पास जाएगी।